हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि सभी अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे मित्रों, सब अच्छे होंगे। सबको राम राम हमारी ओर से, बहुत सारा राम राम भाइयों और बहनों। तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी क्योंकि घर पे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे मित्रों, और पढ़ाई करते रहना बढ़िया तरीके से। हम लोग पढ़ रहे थे जातियाँ, हम लोग जातियों के बारे में पढ़ रहे थे। और जातियों में हम पिछली कक्षा में भीलों के बारे में चर्चा करी थी। भील जाति के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। आज इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे भीलों में। तो भीलों की अपन ने भीलों की कुछ शब्द पढ़े थे, पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्दावली, इनकी अपन ने चर्चा करी थी। आज इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बात करेंगे भील जाति में नृत्य कौन कौन से हैं, कौन से नृत्य प्रचलित हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछता है भीलों के नृत्य। तो भीलों के नृत्यों की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रों, तो आप लोगों के सामने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं हाथी मना। हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के विवाह के अवसर पर यह नृत्य होता है, याद रखना है। हाथी मना पूछता है। उसके बाद में गैर या नेखा नृत्य, नेखा, गैर या नेखा नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर, यह होली के अवसर पर किया जाता है। और तीसरा है गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। ये देवताओं की आराधना में किया जाता है। देवताओं की आराधना में किया जाता है। देवताओं की आराधना में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भील जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं दोस्तों, उनमें मेरे मित्रों एक हाथी मना है, एक गैर या नेखा है, एक गौरी है। हाथी मना विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, गैर होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, और गौरी देवताओं के आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। परीक्षा में यहाँ से आपसे सुमेलित करवा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य कब किया जाता है। आप तो ये ऐसा प्रश्न आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। अब अगला भीलों के पढ़ रहे हैं, सामाजिक प्रथा पढ़ेंगे। तो नाता प्रथा, नाता प्रथा, ये भीली चल रहे हैं अपन। नाता प्रथा, भीलों की नाता प्रथा देखते हैं क्या होता है। ये विवाह का एक समझौता है। भीलों में ये विवाह का एक समझौता है मित्रों, एक समझौता है। भीलों में ये विवाह का एक समझौता है, याद रखना है। भीलों में विवाह का एक समझौता है, ये याद रखना है। इसमें विवाह की रस्म नहीं होती है, विवाह की रस्म नहीं होती है, विवाह की रस्म नहीं। जैसे इसमें क्या होता है, नाता प्रथा में आपने खूब गांव में सुना होगा कि वो नाते चली गई, समझ में है ना। नाते नाते, तो इसमें शादी की रस्म नहीं होती है, डायरेक्ट ही है ना। जो लेडीज होती है वो अपने पति के पास में चली जाती है, तो इसमें विवाह की रस्म नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी स्त्री कर सकती है नाता? विधवा विवाह कर सकती है, विधवा कर सकती है। जैसे किसी का पति मर गया हो, किसी का पति मर गया हो और वो बेचारी विधवा हो गई हो, तो विधवा स्त्री कर सकती है। तलाकशुदा कर सकती है,
तलाक, जिसको अपने पति ने तलाक दे दिया हो, वो नाता प्रथा कर सकती है। समझ में आया ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, जिस भील जाति में कोई विधवा हो, कोई तलाकशुदा स्त्री हो, तो इनको कुछ लोग आकर भील समुदाय के कुछ लोग आकर एक ओढ़नी उड़ाते हैं। ओढ़नी ओढ़नी उड़ा देते हैं। ओढ़नी उड़ा देते हैं। ओढ़नी भी किसकी? जिस पुरुष के साथ में वो रहना चाहती है उसकी। जिस पुरुष के साथ वो रहना चाहती है उसकी, वो रहना चाहती है उसकी ओढ़नी उड़ा देते हैं, तो फिर वो उसकी पत्नी मान ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और मारवाड़ी भाषा में इसको चूड़ी पहनना बोलते हैं। मारवाड़ी भाषा में इस नाता प्रथा को क्या बोलते हैं? चूड़ी पहनना, यानी कि दूसरे की चूड़ी पहनना। पता है, जिसका पति मर जाता है तो वो चूड़ी फोड़ देती है, फिर वो दोबारा चूड़ी पहनती है। तो मारवाड़ी भाषा में इस नाता प्रथा को क्या बोलते हैं? चूड़ी पहनना बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो भीलों में ये एक नाता प्रथा प्रचलित है। जिस भीलनी का पति मर जाता है या तलाकशुदा होती है, ठीक है ना, तो कुछ भील वंश के लोग आकर उसको, जिस व्यक्ति के साथ वो रहना चाहती है, उसकी चूनड़ी उड़ा देते हैं, तो वो उसकी पत्नी मानी जाती है। इसमें विवाह की रस्म नहीं होती है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसे मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? चूड़ी पहनना। क्लियर है? अगली बात करें भीलों में तद्वी। तद्वी क्या होता है मित्रों? भीलों में तद्वी क्या होता है या वंशाओं क्या होता है? वंशाओं क्या होता है? ये शब्द पूछते हैं आपसे परीक्षा में, सीधे सीधे शब्द पूछा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है? एक ही वंश या गोत्र के लोगों का समूह, गोत्र के लोगों का घर का समूह। घर का क्या होता है? समूह होता है। यह आपको ध्यान रखना है। समूह। और इस समूह का जो मुखिया होता है, समूह का क्या होता है? मुखिया। उस मुखिया को क्या बोलते हैं? तद्वी बोलते हैं। मुखिया को क्या बोलते हैं? तद्वी। जैसे ये एक पूरा ग्रुप है, यहाँ पे एक ही गोत्र के बहुत सारे घर हैं भीलों के। एक ही गोत्र के ये बहुत सारे भीलों के क्या हैं? घर हैं। अब इन घरों में, ये एक ही गोत्र के हैं, इन घरों में सबने मिलकर इस व्यक्ति को अपना मुखिया घोषित कर दिया। ये मुखिया है इन सभी का, इन एक ही गोत्र के व्यक्तियों का ये मुखिया है। और इस मुखिया को क्या बोलेंगे? तद्वी बोलेंगे। तद्वी बोलेंगे। जैसे अपने सैनी समाज, तो उनका मुखिया, ब्राह्मण समाज उनका मुखिया, तो अपन तो क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष, सैनी समाज का अध्यक्ष। समझ में आया ना? वैश्य समाज का अध्यक्ष। समझ में आया ना? तो ऐसे गुर्जर समाज का अध्यक्ष, जाट समाज का अध्यक्ष, तो अपन तो उसको अध्यक्ष बोल देते हैं। भील अपने समाज का एक ही गोत्र के जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो मुखिया होता है उसको तद्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्वी। तो याद रखना, तद्वी एक ही वंश या गोत्र के लोगों के घरों का समूह का जो मुखिया होता है उसको तद्वी कहते हैं। क्लियर है? अगला है न्यायता या गमिति। न्यायता या गमिति क्या होता है भीलों में? ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है? जो भीलों में आपसी झगड़े होते हैं,
बिलों में आपसी आपसी झगड़ों को निपटारा करने वाला, निपटारा करने वाला मुखिया, मुखिया। अपन तो क्या बोलते हैं उसको, पंच। अपन बोलते हैं पंच, जैसे 5 पंच ले आओ, किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए तो 5 पंच ले आओ। बिलों में उसको न्यायता या गमिति कहते हैं। अगर बिलों में आपस में कोई झगड़ा हो जाए और इनकी न्याय पंचायत बैठती है, तो जो न्याय पंचायत में न्याय सिलटाने वाला, न्याय करने वाला व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यायता या गमिति कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है बिलों में भक्त। भक्त क्या होते हैं, समझ में है ना। ये भक्त वो होता है जो धार्मिक संस्कारों को पूरा करता है, धार्मिक संस्कार करने वाला, धार्मिक संस्कार करने वाला, करने वाला, धार्मिक संस्कार करने वाला भक्त होता है। मित्रों, अपन तो उसको बोलते हैं पंडित। अपन क्या बोलते हैं, जो धार्मिक कार्यकलाप करता है उसे अपन पंडित बोलते हैं, लेकिन ये लोग उसको क्या बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना। ये भक्त होता है, जैसे धार्मिक संस्कार करने वाले को अपन पंडित बोल देते हैं, ये भक्त बोलते हैं। और धार्मिक स्थल को, ये धार्मिक स्थल को भील क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थल। बिलों का जो धार्मिक स्थल होता है उसको बोलते हैं देवरा। धार्मिक स्थल को क्या बोलते हैं, ये देवरा। याद रखना है, बिलों के धार्मिक स्थल को क्या बोलता है, देवरा। समझ में आया ना। और याद रखना है, भोपा क्या होता है, बिलों में एक शब्द है भोपा। भोपा होता है जो झाड़ फूंक का काम करता हो, झाड़ फूंक या जादू टोने का काम करता हो, जादू टोने का काम करता हो, जादू टोना, उसको भोपा बोलते हैं। झाड़ फूंक आपको जानते हो, जैसे किसी के कनफेड हो गई तो साहब झाड़ा दिला लो, तो बिलों में जो झाड़ फूंक का, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसका झाड़ा दिला लो। समझ में आया ना। कोई गुमड़ी हो गई तो झाड़ा दिला दो, कोई काला है गोरा करने का झाड़ा दिला दो, कोई छोटा है तो लंबा करने का झाड़ा दिला दो। तो ये भोपा होता है जो झाड़ फूंक जादू टोने का काम करता है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, तद्वी, न्यावता, भक्त किसे कहते हैं, देवरा किसे कहते हैं, भोपा किसे कहते हैं। अब बात करेंगे बिलों में विवाह पद्धति कौन कौन सी प्रचलित है। बिलों की विवाह पद्धति, बिलों की विवाह पद्धति, बिलों की विवाह पद्धति की अगर मैं बात करूं तो एक तो है छल विवाह, छल से विवाह करना, छल से विवाह करना। तो एक तो है छल विवाह, ये प्रचलित है, कर सकते हो, कोई दंडबाजी कोई नहीं होगा। हरण विवाह, हरण विवाह का मतलब है बलपूर्वक उठाकर ले जाना, कर सकते हो। परवीक्षा विवाह, परवीक्षा विवाह का मतलब होता है, जैसे लड़का है, किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो पहले उसको उस लड़की के घर रहना पड़ेगा, उस लड़की के घर रहना पड़ेगा, उसको परीक्षा देनी पड़ेगी, अर्थात वहाँ पे उस लड़की के घर पे काम करना पड़ेगा। यदि उसके घर वाले संतुष्ट हो जाएं कि लड़का काम करने में बढ़िया है, अच्छा काम करता है, मजदूरी बढ़िया करता है, गोबर चोत बढ़िया उठाता है, तो वो लड़की लेने योग्य है। समझ में है ना। ये परवीक्षा विवाह है, उसको परीक्षा में पास होना पड़ेगा। सेवा विवाह, सेवा विवाह का मतलब होता है सेवा करना, यह भी एक परीक्षा की तरह ही होता है। यानी कि लड़का पहले लड़की के घर पर सेवा देने के लिए रहता है, अगर वो उसकी सेवा से खुश होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं उसका। एक है अंतर विवाह, अंतर विवाह, बहुत सारे विवाह हैं इनमें। अंतर विवाह, अंतर विवाह में क्या होता है, अंतर विवाह, तो अंतर विवाह में क्या होता है, जैसे एक कौम का एक ही कौम के साथ विवाह, तो ये अंतर विवाह नहीं करते हैं, याद रखना है, नहीं करते।
भील कौन सा विवाह नहीं करते? अंतर विवाह नहीं करते हैं। यानी कि एक कौम के व्यक्ति एक ही कौम में नहीं करते हैं विवाह, ये अंतर विवाह। समझ में आया ना? ये कौन सा विवाह करते हैं? बहिर्विवाह। यानी कि एक कौम का व्यक्ति है ना, दूसरी बहिर्विवाह को दूसरी कौम के व्यक्ति से ही विवाह करेगा। अरे अपने गोत्र नहीं छोड़ते हैं क्या? वैसे ये भी गोत्र छोड़ते हैं, तो बहिर्विवाह करते हैं। परिवार में शादी नहीं करते हैं, गोत्र छोड़ते हैं। क्लियर है? अब इनको विवाह का प्रस्ताव कैसे आता है? विवाह का प्रस्ताव कौन देता है? विवाह का प्रस्ताव अपने तो विवाह का प्रस्ताव लड़की वाले लेकर आते हैं। लड़की वाले लेकर आते हैं, साहब हमारी बच्ची है, आपका बच्चा है, हमको पसंद है, और देख लो साहब अब कर सकते हो तो। समझ में है ना? तो यहां पे क्या होता है? उल्टा, वर पक्ष, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष किसके सामने रखा जाता है? वधु पक्ष के सामने। वर पक्ष वधु पक्ष के सामने रखता है। यह आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब विवाह में एक शब्द है दापा। दापा क्या होता है? अपन तो दहेज बोलते हैं और ये दापा बोलते हैं। दापा एक प्रकार का क्या है? दहेज। दापा एक प्रकार का क्या होता है? दहेज। अब ये देता कौन है? ये वर पक्ष। वर पक्ष वधु पक्ष को, वर पक्ष वधु पक्ष को कन्या का मूल्य देता है। कन्या का मूल्य, कन्या का क्या देता है? मूल्य देता है। जो कन्या का मूल्य देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे दापा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? ये चीजें आपसे पूछागा। चले आगे। तो दापा क्या होता है? वर पक्ष वधु पक्ष को कन्या का मूल्य देता है। समझ में आया ना? अपने तो उल्टा दहेज आता है, ये दहेज देते हैं। तो ये भीलों में विवाह की प्रसिद्ध है, ये आपको रखना है याद। अब अगला है चीरा वापसी। क्या है भीलों में? भीलों में चीरा वापसी। भीलों में चीरा वापसी क्या है? समझ में है ना? तो भील क्या करते हैं? जो भीलों के पूर्वज होते हैं, भीलों के पूर्वज, जैसे जैसे कोई भील है तो उसका दादा, उसके भी दादा। समझ में है ना? पूर्वजों की क्या करते हैं? भीलों के पूर्वजों की ये क्या बनाते हैं? एक प्रतिमा बनाते हैं। प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब क्या होता है? फोटो। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? फोटो। फोटो प्रतिमा बनाकर उसको क्या करते हैं? प्रतिष्ठित करते हैं, स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठित। जैसे अपन नहीं करते भर्तृ बाबा की फोटो, शंकर भगवान की फोटो। समझ में है ना? तो पूर्वजों की फोटो को या प्रतिमा को ये प्रतिष्ठापित करते हैं, स्थापित करते हैं, जिसे ये क्या कहते हैं? चीरा वापसी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और चीरा वापसी का दूसरा नाम है सीता चोखली। क्या नाम है? सीता चोखली। इसी का दूसरा नाम है सीता चोखली। चीरा वापसी का मतलब, अरे जैसे अपने को दादाजी हैं, दादाजी के भी दादाजी वो मर गए और उनकी याद में अपन उनकी फोटो बनाकर लगा दी, उसको चीरा वापसी या सीता चोखली कहते हैं। तो भीलों के पूर्वज जो है, भीलों के पूर्वजों की प्रतिमा या फोटो को भील जो प्रतिष्ठित करते हैं उसको चीरा वापसी या सीता चोखली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। चार समेल, अगली टर्म है भीलों में चार समेल। चार समेल क्या चीज है? चार समेल है, समझ में है ना? ये क्या है? एक पौधा है, पौधे का नाम है। भीलों में चार समेल क्या है? पौधे का नाम है। समझ में है ना? एक पौधा है, उसका नाम है, याद रखना है।
और ये क्या है, ये विवाह की स्थिरता के लिए लगाया जाता है। जैसे अपन पीपल लगाते हैं ना, विवाह की स्थिरता के लिए। जब कोई भील पुरुष कोई भील महिला से शादी करता है, तो जब वो शादी करते हैं तो एक पौधा लगाते हैं, 4 समील का पौधा लगाते हैं, जिससे ये रहे कि ये जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे शादी जो है, वो जो विवाह का बंधन है ये फलीभूत होगा, और पौधा सूख जाएगा तो उनका तलाक हो जाएगा। याद रखना है, ये सब पौधे पर निर्भर करता है। पौधा हरा रहता है तो इनका विवाह चलता रहता है, पौधा सूखता है तो ये भी क्या हो जाता है, ये इनका विवाह भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? क्लियर है? और जैसे इस पौधे के फूल आ जाते हैं, फूल खिलते हैं, तो समझते हैं खिलते हैं, तो ये क्या समझते हैं कि विवाह, इनका जो विवाह है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलेगा, यानी कि लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। और यदि फूल नहीं खिलते हैं तो बीच में सिल्ट की राम कहानी खत्म हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, मामला अपसेट हो जाता है कि भाई नहीं, विवाह नहीं बैठने वाला इनका पूरा, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पौधे का नाम है 4 समील। क्लियर है? अब इनकी सामाजिक व्यवस्था, भीलों की सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो ये इनका जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। परिवार पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता की बात ज्यादा चलती है। पितृसत्तात्मक यानी कि पुरुष प्रधान समाज होता है। समझ में आया ना? ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो गांव होता है समाज में, जो इनका गांव होता है, उस गांव को, भीलों का जो गांव होता है उसे क्या बोलते हैं, फला। फला बोलते हैं, उसे पाल बोलते हैं, और उसे ये क्या बोलते हैं, ढाणी। जैसे अपन ढाणी बोलते हैं ना, उसको ये बोलते हैं फला पाल। क्लियर है? और फला पाल और ढाणी में एक ही वंश के लोग होते हैं, एक ही वंश के लोग, एक ही वंश के लोग होते हैं। फलाया पाल में या ढाणी में एक ही वंश के लोग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सामाजिक व्यवस्था है इनकी। क्लियर है? चलो आगे। तो ये जातियां हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब शॉर्ट एंड स्वीट मुझे नहीं आता, मैं तो डिटेल से ही कराऊंगा, जिसमें कोई सा भी एग्जाम दो सवाल बाहर नहीं जाए। ठीक है मेरे मित्रों? तो इसको बढ़िया तरीके से आप करते जाओ, बढ़िया तुम्हारा बेड़ा हो जाएगा, समझ में आता रहेगा। बाकी का पार्ट इसका अपन कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी के साथ में भाषा को विराम देते हैं। विश ऑल द बेस्ट, बाय।